हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग थ्योरीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस वाले पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। अगर हम बात करें लेक्चर नंबर 3 दैट इज द प्रीवियस लेक्चर की, तो वहां पे हम लोगों ने डिफरेंट थ्योरीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस वाले पार्ट को स्टार्ट किया था और हम लोगों ने फर्स्ट थ्योरी दैट इज द आरएनएस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस को कंप्लीट कर लिया विद इट्स लिमिटेशन। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले एक बार हम लोग प्रीवियस लेक्चर का ही एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आप भी मेरे साथ रिवाइज करिए। According to Arrhenius theory of acids and bases, what is an acid? बताइए। Yes, acid is the one which produces H plus ions when dissolved in water, and base is the one which produces OH minus ions when dissolved in water. बहुत सारे टाइप के हमने एसिड्स और बेसिस को डिस्कस किया था और इस थ्योरी में हमने सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ा था, वो था हाइड्रोनियम आयन। H प्लस बेसिकली एग्जिस्ट करता ही नहीं है ड्यू टू दैट इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर क्या बना देते हैं, हाइड्रोनियम आयन। ये हमने बहुत सारा डिटेल में डिस्कस किया था और फिर वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ और ऐड होते होते अलग अलग टाइप्स के कटायन बनाते रहते हैं और ये हम लोग ने पूरे अच्छे से नोट्स में कंप्लीट भी किया है। सेम इन द केस ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन भी वाटर के साथ कंबाइन होके हैं, वो अलग अलग टाइप के अनायंस बनाता है। इसके बाद हम लोग ने डिस्कस किए थे लिमिटेशंस। ये जो थ्योरी है वो सिर्फ एक्वस सॉल्यूशंस में एप्लीकेबल है, सॉल्वेंट्स लाइक अदर लाइक लिक्विड SO2 है, अगर हम लोग दूसरा अल्कोहल ले लें उन सब में ये एप्लीकेबल नहीं है। तीसरी अगर हम बात करें, ये वाली जो है उसमें H प्लस आयंस प्रोड्यूस हो रहा है, बेसिकली H प्लस आयन एग्जिस्ट करता ही नहीं है, वो तो H3O प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। लास्ट में हम लोग ने डिस्कस किया था बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस जैसे CO2 है, SO2 है, उनके एसिडिक नेचर को इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था। उसके बाद में बेसिक नेचर लाइक MgO का है, CaO का है, उसके बाद में अमोनिया है, इन सब के बेसिक नेचर को इसने एक्सप्लेन नहीं किया था, बट उनको अगर हम लोग एक्सप्लेन करना चाहे तो हम लोग कर सकते हैं वाटर में ऐड करने के बाद, क्योंकि वाटर में ऐड करने के बाद ये जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक सोल्यूशन बनाते हैं विद द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द नॉन मेटल, एंड जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन वाटर दे फॉर्म्स basic solution. So students, after the completion of Arrhenius theory of acids and bases, today we are going to start with the second theory, that is Bronsted-Lowry theory. In 1923 दोनों ने इंडिपेंडेंटली ये थ्योरी दिया था। इस थ्योरी में है क्या, हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू Bronsted-Lowry theory, एसिड कौन होता है? एसिड इज द वन बेसिकली विच कैन donate H plus ions, which have the tendency to donate what? हाइड्रोजन, दैट इज H प्लस आयन। हाइड्रोजन की जगह पे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटॉन बोलेंगे, बिकॉज H प्लस है वो। सो एसिड इज द वन विच हैज द टेंडेंसी टू डोनेट H प्लस। बेसिकली H प्लस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। सो द वन विच हैज द टेंडेंसी टू डोनेट H प्लस इज नोन एज व्हाट, एन एसिड। और जिसके अंदर H प्लस डोनेट करने की टेंडेंसी होती है उसको हम लोग प्रोटोजेनिक भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना, दे आर प्रोटोजेनिक। प्रोटोजेनिक आर द वन विच कैन डोनेट, विच कैन प्रोड्यूस H प्लस आयंस, राइट। अगर हम बात करें बेस की, तो बेस इज अ सब्सटेंस विच हैज द टेंडेंसी, यहाँ पे डोनेट था, यहाँ पे एक्सेप्ट आ जाएगा। सो दे हैव द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H प्लस आयंस, दैट इज प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की क्या होगी, उनके अंदर टेंडेंसी होगी। और ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग बोलते हैं प्रोटोफिलिक। ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोफिलिक। तो जो H प्लस डोनेट कर सकता है उनको प्रोटोजेनिक, H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है उनको क्या बोलेंगे, प्रोटोफिलिक। अभी हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। अगर हमारे पास में से फॉर एग्जाम्पल अमोनिया है, एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। अगर हमारे पास में अमोनिया है और अगर मैं इसको रिएक्ट करवा दूं वाटर के साथ, वाटर को मैं HOH लिख सकता हूँ समझाने के तौर पे, और जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तब यहाँ पे हमको मिलेगा एक H जो है ये इसको डोनेट कर देता है और ये बन जाएगा अमोनियम आयन, प्लस यहाँ पे बच जाएगा OH माइनस आयंस, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में समझें तो कैन वी से दैट यहाँ पे इसने क्या किया है, अपना प्रोटॉन क्या किया है, डोनेट किया है। तो अगर H2O ने अपना प्रोटॉन डोनेट किया है तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली एक एसिड हो जाएगा, ठीक है। अगर ये एसिड है तो इसने प्रोटॉन को क्या किया है, एक्सेप्ट किया है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे लिए, बेस बन जाएगा। तो ये एक एसिड है और ये एक बेस है। स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं अभी आपको बोलूंगा, ध्यान से सुनिएगा। जब कोई भी एक एसिड
अपना एक प्रोटॉन लूज करता है तो जो अनायन बनता है, राइट, अनायन बनता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे। तो यहाँ पे OH माइनस इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ डैश H2O। अभी अगर हम बात करें रिवर्स रिएक्शन देखिए, राइट, रिवर्स रिएक्शन, अगर मैं इसमें से एक H निकाल दूं तो ये बेस बन रहा है, इसका मतलब ये इसका क्या है बच्चों, कॉन्जुगेट एसिड है। किसका, अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड है। इसको Ca और इसको Cb भी बोलते हैं बहुत सारे रेफरेंस बुक्स में, एकदम सिंपल है। अगर ये एसिड है तो इसमें से H निकालने के बाद जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे। अगर ये एसिड है तो ये इसका बेस हो जाएगा, या फिर ये बेस है तो ये इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, एसिड। मतलब दोनों में बेसिकली अगर देखने जाए तो एक H प्लस का डिफरेंस होता है। कितने का डिफरेंस होता है, H प्लस का डिफरेंस होता है। सो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर differ by conjugate acid base pair differ by only one H plus, only one H plus, मतलब एक प्रोटॉन का ही डिफरेंस होता है दोनों में। सो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर डिफर बाय ओनली वन H प्लस। तो अगर मुझे कोई पूछ ले कि बताओ इस रिएक्शन में कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कौन से हैं, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, तो इस रिएक्शन में जो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है ये है एसिड, दैट इज H2O, और इसका जो कॉन्जुगेट बेस है हमेशा पहले एसिड लिखा जाएगा फॉलोड बाय इट्स कॉन्जुगेट बेस। तो यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड पहले लिखेंगे, ठीक है, हमेशा याद रखना एसिड वाला पार्ट पहले लिखोगे, भले वो एसिड लिखो या कॉन्जुगेट एसिड वाला, बट एसिड वाला पार्ट हमेशा पहले लिखेंगे फॉलोड बाय इट्स कॉन्जुगेट बेस, या बेस वाला पार्ट दैट इज NH3। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं एंट्रेंस एग्जाम में कि बताओ इसमें से कौन है कॉन्जुगेट एसिड, इसमें एसिड बेस पेयर कौन सा है, ऐसा पूछा जाता है। जैसे इसमें एक ही डिफरेंस होता है बच्चों, क्या, H प्लस का। तो अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में देखें एक आरपी ट्रिक के फॉर्म में, ये बहुत ज़्यादा काम आएगा हमको एंट्रेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगर हमारे पास क्या है, एक एसिड है और हमको इसका कॉन्जुगेट बनाना है बेस, अगर हमको इसका कॉन्जुगेट बेस बनाना है, ठीक है, तो एसिड में से बच्चों हमको सिर्फ एक ही काम करना होता है, एक प्रोटॉन को रिमूव कर देना है, बस दैट्स इट। सो एक H प्लस को क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे, ठीक है। और अगर कॉन्जुगेट बेस दिया हुआ है और हमको उससे क्या बनाना है, एसिड बनाना है, तो एक प्रोटॉन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, एकदम सिंपल, ठीक है। ये ट्रिक हम लोगों को क्या रखनी है याद। अभी इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं आराम से वो बताओ जरा। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन आएंगे बच्चों, मैं बताता हूँ आपको क्वेश्चन के फॉर्म में, राइट द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ, write the conjugate acid of NH3, ठीक है, write the conjugate acid of NH3। स्टूडेंट्स एक सिंपल सा स्टेटमेंट में बोलूंगा, अगर कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NH3 पूछा है तो इसका मतलब NH3 क्या है, बेस है खुद, तभी तो इसका कॉन्जुगेट एसिड पूछा है ना। तो ये क्या है हमारे लिए, बेस है। क्या है बच्चों, बेस है। तो बेस से अगर हमको एसिड में आना है तो क्या लिखेंगे बेटा, इसमें ऐसे देखो, बेस से हमको एसिड में आना है तो एक H को ऐड करेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NH3 इज, इसमें क्या करेंगे, कॉन्जुगेट ये क्या है, बेस है, इसका क्या बनाना है, एसिड। सो बेस से अगर एसिड बनाना है तो एक H प्लस ऐड कर देंगे, सो इट विल बिकम NH4 प्लस, अमोनियम आयन बन जाएगा ये, ठीक है। ऐसे एक और क्वेश्चन करते हैं, राइट conjugate acid of H2O conjugate acid of H2O। तो अगर मुझे इसका conjugate acid बनाना है, मतलब ये खुद क्या है, बेस है, तो conjugate acid इसका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उसमें एक H ऐड करना पड़ेगा। सो conjugate acid of H2O is H3O प्लस, जिसको क्या बोला जाता है, हाइड्रोनियम आयन। देखो यहाँ पे प्रूव भी हो गया बेटा, आर्रेनियस थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, बट ये थ्योरी इसको एक्सप्लेन कर पा रही है, ठीक है। ऐसे एक अगर एक और सेम क्वेश्चन ले लो, राइट कॉन्जुगेट बेस ऑफ
H2O, बराबर है। तो अगर मुझे कॉन्जुगेट बेस लिखना है H2O का, तो इसका मतलब ये पक्का एसिड है। तो एसिड से अगर मुझे कॉन्जुगेट बेस में जाना, तो एक प्रोटॉन क्या कर दूंगा, मैं रिमूव कर दूंगा। तो मुझे बता बच्चों, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा ऑफ H2O इज OH माइनस। क्यों? क्योंकि एक H निकालने से एक माइनस आएगा और एक H ऐड करने से प्लस आएगा बच्चों, ठीक है। तो अभी आप ध्यान से देखोगे, मैंने यहाँ पे वाटर का कॉन्जुगेट एसिड भी लिखा है, कॉन्जुगेट बेस भी लिखा है। इसका मतलब वाटर जो है वो दोनों काम कर सकता है, वाटर जो है वो दोनों काम कर सकता है। सर दोनों काम मतलब नहीं समझा, वो प्रोटॉन लूज भी कर सकता है। तो अगर प्रोटॉन डोनेट करेगा तो वो क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। और वो प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर रहा है, देखिए यहाँ पे, है ना। तो एक्सेप्ट कर रहा है तो वो बेटा क्या हो जाएगा, बेस भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर जो है वो प्रोटोफिलिक भी है और प्रोटोजेनिक भी है। बट हम सबको पता है कि वाटर इज अ सॉल्वेंट आल्सो। सो बेसिकली सॉल्वेंट जो होते हैं वो भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, प्रोटोफिलिक भी होते हैं और प्रोटोजेनिक भी होते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस जो प्रोटोजेनिक का भी काम करते हैं और प्रोटोफिलिक का भी काम कर सकते हैं, दे कैन एक्ट एज बोथ प्रोटोजेनिक एंड प्रोटोफिलिक। ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं एम्फीप्रोटिक। नाउ व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ एम्फीप्रोटिक, कांसेप्ट ऑफ एम्फीप्रोटिक, नाम से ही पता चला। एम्फी मतलब नाम सुना होगा बायो में आपने, एम्फीबियंस, राइट ना, जो लैंड पे भी और पानी में दोनों रहते हैं, एम्फीप्रोटिक। और इसको एम्फोटेरिक भी बोलते हैं, एम्फोटेरिक। Now what is the basic meaning of what amphiprotic? Amphiprotic are the substances which are both protogenic and protophilic. अभी अगर मैंने आपको ये वर्ड ही नहीं समझाया होता प्रोटोजेनिक और प्रोटोफिलिक, तो शायद ये वाला कंसेप्ट इतना अच्छे से मजा नहीं आती। So what are amphoteric or amphoprotic substances? These are those substances which can act as both proton H plus donor और H प्लस एक्सेप्टर, वो दोनों का काम कर सकते हैं। एक्सेप्टर का भी काम कर सकते हैं और डोनर का भी काम कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं एग्जांपल के तौर पे बेस्ट एग्जांपल है, ध्यान दीजिएगा जरा। अगर मेरे पास में H2O है, ठीक है, H2O है, तो मैं इससे क्या बना सकता हूँ, OH माइनस भी बना सकता हूँ। और अगर मेरे पास H2O है तो मैं इससे H3O प्लस भी बना सकता हूँ, H3O प्लस। तो स्टूडेंट्स अभी मुझे ये बताओ, H2O जो है इस डायरेक्शन में किसका काम कर रहा है, H प्लस डोनेट कर रहा है। क्या कर रही है, H प्लस डोनेट कर रहा है, ठीक है ना, किसी सामने वाले को डोनेट कर रहा है ना, तभी तो इसके खुद के पास क्या बच रहा है, OH माइनस बच रहा है। अगर हम बात करें इस तरीके से, ठीक है, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो वो H प्लस को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। सो इट एक्सेप्ट्स H प्लस, बराबर है। तो यहाँ पे वो H प्लस डोनेट कर रहा है और यहाँ पे वो H प्लस क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो मुझे ये बता बच्चों, यहाँ पे जो H2O है वो दोनों काम कर रहा है, मतलब प्रोटॉन डोनर का भी काम कर रहा है और प्रोटॉन एक्सेप्टर का भी काम कर रहा है। सो देयरफॉर वी विल कॉल वाटर एज डैश एम्फीप्रोटिक। वाटर क्या हो जाएगा हमारे लिए, एम्फीप्रोटिक हो जाएगा। सो एम्फीप्रोटिक आर द सब्सटेंसेस व्हिच कैन act as both protogenic as well as protophilic। ना अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं, आप लोग सॉल्व करिएगा। अगर हम बात करें H3PO4 की, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है H3PO4। नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ H3PO4? ये है बच्चों H3PO4 का स्ट्रक्चर, बराबर है। तो अगर ये H3PO4 है तो ये जो है अपना अगर एक प्रोटॉन लूज कर दे तो क्या बना देगा, H2 बन जाएगा, PO4 क्या बन जाएगा, माइनस, ठीक है ना। तो H2PO4 माइनस मतलब इधर से एक H निकल गया इस तरीके से। तो अभी ये जो है एक और H डोनेट कर सकता है, जो भी H ऑक्सीजन से अटैच्ड है वो लूज किया जा सकता है, जो भी H किससे कनेक्टेड है, H+O से कनेक्टेड है, वो लूज किया जा सकता है। तो अगर मैं इसमें से एक और प्रोटॉन निकालता हूँ तो HPO4 -2 बन जाएगा, बराबर है। और अगर इसमें से एक और प्रोटॉन निकालता हूँ तो ये PO4 -3 बन जाएगा, है ना। तो अभी ये सवाल है, ये तो बच्चों किसका स्ट्रक्चर था, ये इसका स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, P डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH और यहाँ पे O के ऊपर माइनस। अभी भी ये वाला H ये क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। तो इसके बाद इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरीके का होगा,
है ना। अभी भी ये एक H और डोनेट कर सकता है और फाइनली ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें। तो अभी अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें बच्चों, जितना भी O के ऊपर माइनस है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हाँ, अभी मुझे एक बात बताइए, ये जो है वो सिर्फ प्रोटॉन को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। तो ये जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसका काम करेगा, एसिड का काम करेगा। बट अगर हम ध्यान से देखें तो ये डोनेट भी कर सकता है और वापस गेन करके इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है ना। तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, आपका एम्फीप्रोटिक हो जाएगा, एम्फीप्रोटिक हो जाएगा। अगर हम बात करें इसकी, तो ये वापस डोनेट करके ये बन सकता है और गेन करके वापस ये बन सकता है। तो ये भी क्या हो सकता है, एम्फीप्रोटिक। दिस इज आल्सो एम्फीप्रोटिक। अगर हम बात करें PO4 3 माइनस की, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है, गेन करके वापस ये बन सकता है, गेन H प्लस गेन करके वापस ये बन सकता है, और इसके पास तो H प्लस है ही नहीं होगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ किसका काम कर सकता है, बेस का काम कर सकता है। तो अगर हम बात करें कि H3PO4 में कितने एम्फीप्रोटिक आयनाइंस है, तो आ जाएगा आपका आंसर 2, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एसिड का काम करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ बेस का काम करेगा, और ये दोनों के दोनों क्या है, एम्फीप्रोटिक हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और जो फास्फोरस के जो हाइड्रोक्सी एसिड है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके ऊपर बहुत बार एंट्रेंस में क्वेश्चन आता है। और भी हम लोग ऐसे एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। आप इसका फोटो लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स कंटिन्यू। अगर हम लोग बात करें और एग्जांपल्स की, जो एम्फीप्रोटिक सब्सटेंसेस होते हैं, तो उसका एक और बेस्ट एग्जांपल है। अगर हम लोग बात करें H2CO3 के बारे में, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, ठीक है। इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें, ये सब हम लोग स्ट्रक्चर NOCB में पढ़ चुके हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इसमें भी 2 H है जो डोनेट किए जा सकते हैं। तो अगर ये एक H डोनेट कर देता है, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अगर ये एक H डोनेट कर देता है तो ये बन जाएगा HCO3 माइनस। तो अगर ये HCO3 माइनस है तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस टाइप का होगा। तो ये वापस से एक और H डोनेट कर सकता है और एक H एक्सेप्ट करके वापस वो तो बनेगा, वो तो बेटा होता ही हमेशा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसका काम कर रहा है, एसिड का काम कर रहा है। बट ये जो है एसिड का भी काम कर सकता है और बेस का भी काम कर सकता है। तो ये हो जाएगा अपना एम्फीप्रोटिक, एम्फीप्रोटिक। अगर मैं बात करूं इसकी एक और, तो ये एक और प्रोटॉन लूज करके क्या बना देगा, CO3 2 माइनस, जिसमें ये इस टाइप का दिखेगा, CO3 2 माइनस। अभी अगर हम बात करें ऐसे वाले स्ट्रक्चर को, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। सो ये हो जाएगा हमारे लिए बेस, और ये हो जाएगा एसिड, और ये हो जाएगा एम्फीप्रोटिक। इज दैट क्लियर। तो अगर मैं बात करूं H2CO3 क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक एसिड है। उसके बाद में HCO3 माइनस क्या है, एम्फीप्रोटिक है। और CO3 2 माइनस जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, बेस है। अगर बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। H3PO3 फास्फोरस एसिड है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल क्यों हो जाता है, बिकॉज इसको अगर हम लोग स्ट्रक्चर वाइज ड्रॉ करें तो हमारा ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा। तो इसमें जो ये वाला H है वो डोनेट नहीं कर सकते, ठीक ना। ये वाला जो H है वो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ नहीं है, तो डोनेट नहीं कर सकते हैं। अभी अगर हम बात करें, ये तो इसका स्ट्रक्चर हो गया। अगर इसमें से एक H निकाल दूं तो ये बन जाएगा H2PO3, ये बन जाएगा H2PO3 माइनस ना। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये स्ट्रक्चर वाइज कैसे दिखेगा, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, बराबर है। फिर अगर मैं इसमें से एक और H निकाल दूं, ये वाला H भी निकाला जा सकता है, तो ये बन जाएगा HPO3 माइनस 2। जैसे जैसे एक एक H निकालते जाएंगे, एक एक माइनस बढ़ाते जाएंगे। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो बन जाएगा बच्चों क्या, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस, फॉस्फोरस डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस, और यहाँ पे एक H बच गया। देखो H P और O3 2 माइनस, एक माइनस इसके ऊपर, एक माइनस इसके ऊपर। बट ये वाला जो है आगे अपना H प्लस डोनेट नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, बिकॉज ये जो हाइड्रोजन है वो किससे जुड़ा हुआ है, इतने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से नहीं जुड़ा हुआ है कि वो H प्लस क्रिएट कर सके। तो याद रखना, अगर ग्रुप नंबर 16 या ग्रुप नंबर 17 से अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो ही वो डोनेट किया जा सकता है। आई रिपीट, ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट से या ग्रुप नंबर 17 से
तो ही वो डोनेट होगा। ये तो ग्रुप नंबर 15 का एलिमेंट है फॉस्फोरस, तो ये वाला H डोनेट नहीं हो सकता। तो अगर हम बात करें तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा बच्चों, एक एसिड हो जाएगा। ये वाला जो कंपाउंड है वो क्या हो जाएगा, एम्फीप्रोटिक हो जाएगा। ये वाला सब्सटेंस हमारे लिए क्या हो जाएगा, एम्फीप्रोटिक। ठीक है। अगर मैं बात करूं इस वाले सब्सटेंस की, तो ये हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ किसका काम करेगा, बेस का काम करेगा बच्चों। किसका काम करेगा, बेस का। तो ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा एम्फीप्रोटिक और ये हो जाएगा एसिड का काम करेगा। और भी एग्जांपल देखते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला जो है एम्फीप्रोटिक नहीं है, सो देयरफॉर ये वाला इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, HPO3 2 माइनस HPO3 2 माइनस इज नॉट एम्फीप्रोटिक। ना जनरली स्टूडेंट्स को क्या सिखाया जाता है कि जिसमें भी H दिखेगा वो एम्फीप्रोटिक, जिस भी इसमें H दिख गया अनायन है एम्फीप्रोटिक। ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा गलती से भी पढ़ना मत। ऐसा पढ़ाया जाए तो बेटा एक बार उनको टोकना जरूर कि ऐसा एग्जांपल है तो फिर ये क्यों नहीं है ना। तो ये सब एंट्रेंस में सब चीजें जो फालतू चीजें सिखाई जाती है बेटा वो सब फेल हो जाती है। ऐसी चीजें सीखने से अच्छे आप लोग कंसेप्ट को समझो। ठीक है। H3PO2 बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। H3PO2 के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे P डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ पे H आ जाएगा। ये सब हमने P ब्लॉक और NOCP में देखे हैं स्ट्रक्चर्स। इसमें सिर्फ एक ही H डोनेट करने की पॉसिबिलिटी दिख रही है हमको। ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो H फॉस्फोरस से जुड़े हुए हैं। तो अगर ये एक H डोनेट कर देता है, डोनेट कर देता है, तो ये बन जाएगा H2PO2 माइनस, H2PO2 माइनस। तो अगर हम बात करें ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, एक एसिड हो जाएगा। क्या ये आगे फर्दर H डोनेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि इसके पास जो ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन था वो तो निकल चुका है। ये फास्फोरस से जुड़े हुए हाइड्रोजन कभी निकलेंगे नहीं। तो ये वाला जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिटर्न जा सकता है, ये खाली बेस का काम कर सकता है, ये एम्फीप्रोटिक नहीं हो सकता, एसिड का काम नहीं कर सकता ना। सो देयरफॉर H2PO2 minus is dash is not एम्फीप्रोटिक। तो इसमें भी देखो हाइड्रोजन तो दिख रहा है, अनायन भी है, तो ये एम्फीप्रोटिक नहीं है, इट इज नॉट एम्फीप्रोटिक। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है which of the following substances are amphiprotic? which of the following are amphiprotic? इसमें से कौन से वाले क्या है, एम्फीप्रोटिक है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे SH माइनस दिया हुआ है, HSO4 माइनस दिया हुआ है, HCO3 माइनस दिया हुआ है, H2PO3 दिया हुआ है, H2PO2 माइनस दिया हुआ है, H2PO4 माइनस दिया हुआ है। आप लोग भी बच्चों वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई कर लेना। HPO4 माइनस H2O दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें से एम्फीप्रोटिक कौन कौन से हैं वो हमको डिसाइड करना है। चलिए आप भी एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई कर लीजिए। सल्फर इज बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 16, राइट ना, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। तो इसमें से कौन कौन से है एम्फीप्रोटिक वो देख लेते हैं। ये एम्फीप्रोटिक है जो अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये भी एम्फीप्रोटिक है क्योंकि SO4 -2 बन जाएगा, ये तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया ही है। ठीक है, अभी ये देखो H2PO3 माइनस, ये एक और प्रोटॉन लूज कर सकता है और एक प्रोटॉन गेन भी कर सकता है, तो ये भी एम्फीप्रोटिक हो जाएगा। H2PO2 माइनस यहाँ पे डिस्कस किया है, H2PO2 माइनस ये एम्फीप्रोटिक नहीं है। H2PO4 माइनस के तो जितने भी होंगे वो सब होंगे बेटा, क्योंकि यहाँ पे वो हम लोग ने प्रीवियस बोर्ड पे डिस्कस किया था। HPO3 -2 इज नॉट एम्फीप्रोटिक बिकॉज ये डोनेट नहीं कर सकता। जबकि अगर हम बात करें PO4 वाले तो सब होंगे, ठीक है, और H2O तो है ही, सबको पता ही है। तो मुझे लगता है मैंने इधर गलत अंडरलाइन कर दिया, ये नहीं होगा ना। तो कौन कौन बेटा इसमें एम्फीप्रोटिक नहीं है, एक तो ये नहीं और एक ये वाला नहीं। सो ये दो एम्फीप्रोटिक नहीं है। तो एम्फीप्रोटिक आर द सब्सटेंसेस व्हिच आर आइदर प्रोटोजेनिक और प्रोटोफिलिक, दोनों होंगे, ठीक है ना, आइदर नहीं दोनों होंगे। अगर दोनों है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एम्फीप्रोटिक बोलेंगे, और इसको एम्फोटेरिक भी बोला जाता है। चलिए कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करते हैं। राइट
conjugate acid base pair, conjugate acid base pair in following reactions। ये फॉलोइंग रिएक्शंस में एसिड बेस पेयर हमको पहचानना है, ठीक है। तो आपने देखा होगा मैं एक एक चीज को बहुत ही ज्यादा तसल्ली से एग्जांपल से समझा रहा हूँ बच्चों। आपने भी अगर पहले आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा तो इतना देखा होगा कि इतना डिटेल में नहीं बताया जाता है। तो दिस इज द डिफरेंस कि हम लोग जब पढ़ रहे हैं ऑनलाइन में भी तो हम लोग उतना ही डिटेल में पढ़ेंगे जितना हम लोग ऑफलाइन में पढ़ेंगे मेरे तो लेक्चर्स में, ताकि मैं एक एक चीज को बारीकी से समझा पाऊँ, ठीक है। चलो इनको अटेम्प्ट करते हैं अभी हम लोग। H2S plus H2O, H2S plus H2O gives SH minus plus H3O plus। दूसरा एग्जाम्पल SH minus plus H2O gives S minus 2 plus H3O plus। तीसरा एग्जाम्पल NH4 plus water gives NH3 plus H3O plus। Fourth example is the very important example, Al H2O 6 times 3 plus H2O reversibly gives AlH2O 5 times OH 2 plus H3O plus। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। चलिए आप लोग इनको अटेम्प्ट करिए, वीडियो पॉज करके इनको अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर मैं आगे का पार्ट आपको समझाता हूँ, ठीक है। अभी तक खत्म नहीं हुआ, नहीं थोड़ा और चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें बेटा एक फ्लो में होना चाहिए जनरली बेटा, इसलिए मैंने एक एक चीज़ को प्रेजेंटेशन के साथ बोर्ड पे लिखा है। इसके अंदर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर की बात करें तो इस रिएक्शन में बेटा H2O से H3O प्लस हुआ है, इसका मतलब उसने प्रोटॉन को क्या किया, एक्सेप्ट किया है। तो ये बेस अगर है तो ये इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, है ना। और अगर इसकी बात करें तो इसने क्या किया है, H प्लस डोनेट किया, तभी तो SH माइनस हो गया। तो ये क्या है बच्चों, एसिड है। तो ये अगर एसिड है तो ये इसका कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। तो इसमें कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होगा बच्चों बताओ। एसिड अगर लिखेंगे तो इसका कॉन्जुगेट बेस ये है, तो H2S SH माइनस, H2S HS माइनस। एंड सेकेंड अगर हम बात करें H3O प्लस, ये एसिड है और इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा, H2O, ये हो गया। दूसरा अगर हम बात करें इस रिएक्शन में H2O ने एक और वापस से प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है, तो ये हो जाएगा हमारे लिए एसिड की बेस। एक्सेप्ट करने वाले को क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, और ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, एसिड। अगर ये एसिड है तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस और ये कॉन्जुगेट इसका एसिड हो जाएगा, है ना। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होगा बच्चों, एसिड अगर मैं SH माइनस लेता हूँ तो इसका कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा S माइनस 2, है ना। और अगर मैं एसिड लेता हूँ H3O प्लस को तो इसका बेस हो जाएगा H2O हो जाएगा, एकदम सिंपल, करेक्ट। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट NH4 और ये, तो यहाँ पे देखो वाटर वापस से एक्सेप्ट ही कर रहा है प्रोटॉन, तो ये बेस हो जाएगा। अगर ये बेस है तो ये इसका कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा, और ये एसिड है तो ये इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, बेस। तो आप बताइए इसका आंसर। NH4 प्लस अगर एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा, NH3 हो जाएगा। और दूसरा अगर हम लोग बात करें H3O प्लस की तो ये हो जाएगा H2O, करेक्ट। अभी लास्ट वाले की बात करते हैं। देखिए H2O से वापस H3O प्लस बना है, तो इसका मतलब ये तो बेस का ही काम कर रहा है और ये किसका काम कर रहा है, एसिड। इसका एक पार्ट ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉन्जुगेट बेस और ये हो जाएगा कॉन्जुगेट एसिड। तो इसमें कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या हो जाएगा, अगर हम लोग एसिड इसको लेते हैं Al H2O 6 3 प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, Al H2O 5 टाइम्स और एक OH 2 प्लस, ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हो गया। और यहाँ पे भी एसिड और ये बेस, तो बच्चों क्या आ जाएगा आंसर, H3O प्लस H2O, ठीक है।
तो ये हो जाएंगे एग्जांपल्स ऑफ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो यू कैन सी ओवर हियर दीज आर बेसिकली व्हाट रिएक्शन, दे आर नथिंग बट एसिड बेस रिएक्शन। याद रखना ये एसिड है और ये क्या है, बेस है। तो ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है बेसिकली। जो ये रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं वो सब कौन से टाइप के रिएक्शंस है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन व्हिच एसिड रिएक्ट्स विद द बेस। एसिड अगर किसके साथ रिएक्ट करता है, बेस के साथ रिएक्ट करता है। और ये रिएक्शन हमेशा याद रखना स्ट्रॉन्गर एसिड से वीकर एसिड की तरफ जाती है। मतलब आप अगर ये सोचोगे कि वीकर एसिड से स्ट्रॉन्गर एसिड बन जाए तो कभी नहीं होगी ये रिएक्शन। इसके ऊपर भी नीट और जेईई में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं जो जनरली बताए नहीं जाते और बच्चे लोग यही सोचते हैं कि क्वेश्चन था कहाँ से। तो याद रखना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस ऑलवेज प्रोसीड्स फ्रॉम स्ट्रॉन्गर एसिड से वीकर एसिड। और उसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो नेक्स्ट बोर्ड पे मैं समझाऊंगा, बट मैंने आपको समझा दिया कि क्यों इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, बिकॉज इसमें एसिड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, बेस के साथ। तो आप इसका फोटो लो, फिर मैं आपको इसके बेसिक और एसिडिक वाले नेचर के ऊपर थोड़ा और डिस्कशन करवाता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स कंटिन्यू विद द सेम पार्ट। अगर हम बात करें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की, सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में होता क्या है, एक एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ, बेस के साथ। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। So a neutralization reaction is the one in which acid reacts with the base। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमेशा याद रखना स्ट्रॉन्गर से वीकर की साइड में जाया जाता है, ठीक है ना। सो रिएक्शन इन विच एसिड reacts with a base, acid reacts with a base, always move or always proceeds from stronger to weaker। वो हमेशा रिएक्शन कहाँ से कहाँ जाती है, स्ट्रॉन्गर से वीकर की साइड में जाती है, ठीक है। अभी अगर हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे देख लें, ठीक है। इस रिएक्शन को अगर हम लोग ध्यान से देखें, H2O प्लस HCl गैस, यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, Cl माइनस प्लस क्या, H3O प्लस, राइट। तो यहाँ पे हम सबको पता है ये क्या है, एसिड है और ये क्या है, बेस है, बराबर है ना। तो ये इसका कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा, बेस, बराबर है, और ये इसका कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा, एसिड। अगर मुझे कोई पूछ ले कि HCl ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है कि H3O प्लस, तो हम लोग स्टेटमेंट में भी क्या लिखेंगे बच्चों, HCl इज स्ट्रॉन्गर देन व्हाट, ऑब्वियसली किससे, H3O प्लस से। तो मुझे बता बेटा ये कौन सा एसिड से जा रहा है, किधर से किधर जा रहा है, स्ट्रॉन्गर एसिड से किधर जा रहा है बच्चों, वीकर एसिड की तरफ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये स्ट्रॉन्गर एसिड है और ये किसका, कौन सा एसिड है, वीकर एसिड है। तो हम सबको पता है that HCl is a stronger acid than dash H3O plus, ठीक है। तो ये एक स्टेटमेंट जो हमको याद रखना है हमेशा, it always moves from dash to dash stronger to weaker, ठीक है। अगर हम बात करें H2O की और ये Cl माइनस की, तो H2O is a stronger base than Cl माइनस, H2O is a stronger base। तो एसिड हो या बेस हो बेटा कंसेप्ट वही रहेगी, देन Cl माइनस। तो हमेशा याद रखना बेटा ये भी स्ट्रॉन्गर है और ये इससे क्या है, वीकर। तो हमेशा याद रखना स्ट्रॉन्गर से किसकी तरफ जाएगी ये रिएक्शन, वीकर की तरफ जाएगी, और इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल हो पा रही है। अभी मैं आपको इसको एंट्रेंस का एक क्वेश्चन के फॉर्म में समझाता हूँ, थोड़ा और अच्छा लगेगा आपको। ध्यान दीजिएगा, मेरे पास में समझो दो एसिड है क्वेश्चन के फॉर्म में, Ka ऑफ एसिड Ha is 10 raised to minus 4 and Ka of acid Hb जो है बेटा वो 10 raised to minus 6 है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, predict which of the following reaction will occur, predict which of the following reaction will occur, कौन सा रिएक्शन होगा, ठीक है। तो कौन सा रिएक्शन होगा, कौन सा रिएक्शन इसमें से होगा नहीं होगा, वो ऐसा पूछा है। तो सबसे पहला जो रिएक्शन दिया हुआ है वो है Ha प्लस बी माइनस रिवर्सिबली गिव्स Hb प्लस A माइनस, ठीक है।
और दूसरा रिएक्शन दिया हुआ है HB प्लस A माइनस रिवर्सिबली गिव्स HA प्लस B माइनस। इन दोनों में से कौन सी रिएक्शन होगी कौन सी नहीं होगी ऐसा हमको पूछा है, तो कैसे डिस्कस करेंगे जरा देखते हैं। अगर हम बात करें बच्चों इस रिएक्शन में, इसके पहले ये डिस्कस करते हैं किसका Ka ज्यादा है। Ka ऑफ HA इज ग्रेटर देन Ka ऑफ HB, ठीक है ना। HA का Ka क्या है ज्यादा है एज कंपेयर टू Ka ऑफ HB, सो देयरफॉर ये कौन सा एसिड हो जाएगा, ये कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा और ये कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा, कंपेयर करने पे वीकर एसिड हो जाएगा, बराबर है। तो अगर हम बात करें फर्स्ट वाले रिएक्शन की, HA से HB बन रहा है, HA से HB बन रहा है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें HA प्लस B माइनस गिव्स HB प्लस A माइनस, कोई भी एक देख लेंगे तो काम हो जाएगा बेटा, दोनों को देखने की जरूरत नहीं है, दोनों को देखने की जरूरत नहीं, एक भी हो गया तो चलेगा। ये कौन सा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये क्या है, वीक एसिड है, तो इसका मतलब ये रिएक्शन होगी। तो हम लोग लिखने के टाइम में क्या लिखेंगे, दिस रिएक्शन विल अकर, दिस रिएक्शन विल अकर, ये रिएक्शन होगी। बट अगर मैं बात करूं सेकेंड वाले रिएक्शन के बारे में, HB से HA बन रहा है बच्चों, HB प्लस A माइनस गिव्स HA प्लस B माइनस, बराबर है। इस रिएक्शन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाले रिएक्शन में हमारे पास में वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड बन रहा है बच्चों, कोई भी एक कोई देखना होता है बेटा, दोनों देखने की जरूरत नहीं है, वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड बन रहा है, तो ये रिएक्शन तो पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, दिस रिएक्शन विल नॉट अकर, ऐसा भी क्वेश्चन है, दिस रिएक्शन विल नॉट अकर। अभी इमेजिन करो बेटा आप एंट्रेंस में बैठे हो और अगर आपको सिर्फ ऐसा क्वेश्चन पूछा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इसका करना क्या है। कंसेप्ट एकदम आसान था, हमेशा रखना ऑलवेज प्रोसीड्स फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर, भले वो एसिड हो या बेस होगा, ठीक है। अभी एक और चीज बेटा जिनको नहीं पता है, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है, ध्यान दीजिएगा प्लीज, इंपॉर्टेंट है थोड़ा, एसिड बच्चों क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा वो वीक हो जाता है। ये बात तो ऑर्गेनिक में भी हम लोग पढ़ते ही है, ये तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, याद रखना है सबको। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, ठीक है। और अगर एसिड वीक है, एसिड क्या है, वीक है, तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस है, कॉन्जुगेट क्या है बच्चों, बेस है, वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये अगर वीक एसिड है तो ये इसका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये देखो ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, तो अगर ये वीक है तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। तो बेसिकली स्ट्रॉन्ग से वीक ही जा रहे हैं वापस A माइनस की तरफ। तो इससे क्या सीखने को मिला हमारे पास को, इससे ये सीखने को मिला कि अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका कॉन्जुगेट बेस जो होगा वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, और अगर एसिड वीक है तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा बच्चों, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, एग्जांपल के तौर पे बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, अगर मैं आपको बोलूं कि HClO4 और CH4 इन दोनों का एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करो, ठीक है ना, तो मुझे एक बात बताओ, इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है बेटा, मीथेन तो बेटा डेफिनेटली कम एसिडिक है, ये क्या हो गया, एसिडिक ऑर्डर, एसिडिक ऑर्डर, बराबर है। लेकिन अगर मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ सेकेंड वाला, अगर मैं इसमें से एक H निकाल देता हूँ तो ये इसका क्या बन गया, कॉन्जुगेट बेस बन गया, ठीक है। और अगर मैं इसमें से भी एक H निकाल दूं तो ये भी इसका कॉन्जुगेट बेस बन गया। अगर मैं आपको पूछूं कि दोनों में से ज्यादा बेसिक कौन है, तो लेट मी टेल यू वन थिंग, भले ये वीक एसिड था तो ये जो हो जाएगा बेटा इसका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, वीक कॉन्जुगेट बेस। तो यहाँ पे अगर आपको बेसिक स्ट्रेंथ पूछ लिया जाए तो HClO ClO4 माइनस वीक होता है और CH3 माइनस इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, तो ये हो जाएगा बेसिक ऑर्डर। और इस वजह से जब हम लोग ऑर्गेनिक में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ते हैं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसके लिए उनको ड्राई ईथर में स्टोर किया जाता है। मॉइस्चर या H+ उनको दिख गया तो ये वाला फटाक से H+ को एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है, बेस है। तो याद रखना, जितना वीक एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग
उससे कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होगा, उसका कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। और अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो बेस क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। और अगर एसिड वीक है तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा बच्चों, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। अगर हम बात करें क्वेश्चन के फॉर्म में, कुछ लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कंप्लीट द टेबल, कंप्लीट द टेबल। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं एसिड और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्जुगेट बेस, यहाँ पे मैंने लिख दिया एसिड और यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्जुगेट बेस लिख देता हूँ। तो इमेजिन करो अगर हम लोग को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फाइव, ये इतने सारे एग्जांपल सॉल्व करने हैं। अगर ये एसिड दिया हुआ है तो इधर आप आंसर लिखो, यहाँ पे मैं आपको बेस दिया होता हूँ, इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व करो। यहाँ पे समझो मैंने आपको HCl दे दिया, यहाँ पे मैंने आपको CH3CO माइनस दे दिया, यहाँ पे मैंने आपको NH2 माइनस दे दिया। चलो जहाँ जहाँ पे जो पार्ट मिसिंग है कंप्लीट करो, वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करो। अगर मुझे एसिड से कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो एक H कम कर देंगे हम लोग, तो एक H कम कर देंगे तो बच्चों HSO4 माइनस हो जाएगा। अगर मुझे बेस से एसिड बनाना है तो एक H ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा HSO4 माइनस हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये दोनों का काम कर रहा है, बेस का भी काम कर रहा है और एसिड का भी। इसका मतलब इट इज एम्फीप्रोटिक। HCl में से एक Cl, एक H हटा देंगे तो Cl माइनस, ये इसका कॉन्जुगेट बेस बन गया। अगर मैं इसमें अगर H ऐड कर दूं तो ये बन जाएगा एसिटिक एसिड। ठीक है, अगर मैं इसमें एक H ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा NH3। आई होप वो प्लस कैसे जाता है, माइनस कैसे चला जाता है वो सब पता होगा। ठीक है, ये सब एकदम बेसिक चीजें हैं। NH2 में एक H प्लस ऐड करेंगे तो एक प्लस माइनस तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा NH3 बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट था, ये हमने डिस्कस कर दिया। इसके अंदर और भी थोड़ा सा चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। सर कितना परेशान करोगे बोरनस्टेड-लॉरी थ्योरी में, बेटा टॉपिक ही ऐसा है बेटा, इसको ऊपर ऊपर से सिखा दिया जाता है, ऐसा हम नहीं करेंगे। हम लोग एक एक चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप इसका फोटो लो, फिर मैं आपको थोड़ा सा सॉल्वेंट्स से एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो कैसे डिसाइड किया जाता है वो डिस्कस करेंगे, और फिर इसका लिमिटेशन डिस्कस करके इसको वाइंड अप करते हैं। आप इसका फोटो लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स डिस्कस कि सॉल्वेंट जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को कैसे अफेक्ट करता है। तो द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड आल्सो डिपेंड्स ऑन द सॉल्वेंट। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। नोट द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड also depends on solvent। सर कैसे? अगर हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पे, बहुत ही प्यारा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अगर सॉल्वेंट वाटर ले लिया जाए, सॉल्वेंट किसको ले लिया जाए, वाटर। ठीक है, तो ये जो चार एसिड में लिख रहा हूं, HClO4, H2SO4, HCl एंड HNO3, इन सबका स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट सेम है। ऑलमोस्ट क्या बेटा, सेम है। ऑलमोस्ट चारों का स्ट्रेंथ क्या है बेटा, ऑलमोस्ट सेम है। अगर वाटर किसको ले लिया जाए, सॉल्वेंट के तौर पे किसको ले लिया जाए, वाटर को ले लिया जाए। तो सॉल्वेंट के तौर पे अगर हम लोग वाटर को लेते हैं तो इन चारों का एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जो है बच्चों ऑलमोस्ट सेम है, नियरली सेम है एट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। बट अगर वाटर को सॉल्वेंट न लेके सॉल्वेंट में ले लूं एसिडिक एसिड को, सॉल्वेंट किसको ले लें हम लोग, एसिडिक एसिड को, तो यहाँ पे जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है वो टोटली चेंज हो जाएगा, टोटली चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जो हो जाएगा HClO4 ग्रेटर देन H2SO4 ग्रेटर देन HCl ग्रेटर देन HNO3, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। तो स्टूडेंट्स अगर मैं आपको एक सिंपल से स्टेटमेंट में पूछूं, क्या यहाँ पे सॉल्वेंट एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर को अफेक्ट कर रहा है,
डेफिनेटली कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम है और यहाँ पे परफेक्ट आपको डिस्टिंक्शन मिल रहा है। तो इससे ये सीखने को मिला दैट सॉल्वेंट ऑल्सो जो ऊपर लिखा है वापस एक बार लिख रहा हूँ, सॉल्वेंट ऑल्सो अफेक्ट्स डैश एसिडिक स्ट्रेंथ। तो अगर एसिडिक स्ट्रेंथ को बेटा सॉल्वेंट अफेक्ट कर रहा है तो कहने से सॉल्वेंट में एक्चुअल में हमको पता चलेगा कौन ज्यादा एसिडिक है कौन ज्यादा बेसिक है, ठीक है ना। तो हम लोग अगर परफेक्टली ऑर्डर पता करना चाहते हैं तो हम लोग किसकी मदद करेंगे, किसकी यूज लेंगे बेटा, सॉल्वेंट की। सो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर can be perfectly decided or determined by using different solvents को यूज करके ऐसा किया जा सकता है। अभी मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर ऐसा हो क्यों रहा है। तो रीजन फॉर द अबव, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि यहाँ पे जो वाटर है उसका प्रोटॉन एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू एसिडिक एसिड। तो यहाँ पे प्रोटॉन एक्सेप्ट इसका भी कर लेगा, इसका भी प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा, सबका एक्सेप्ट कर लेगा प्रोटॉन। बट यहाँ पे इसकी जो प्रोटॉन एक्सेप्टिंग कैपेसिटी है वो बहुत कम है वाटर के मुकाबले। तो जो स्ट्रॉन्ग होगा वही ज्यादा अपना प्रोटॉन दे पाएगा। बट इसका मतलब सॉल्वेंट जो है वो एसिड में से प्रोटॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा माहिर होता है। तो वाटर अगर हम लोग यूज करते हैं तो इसका खुद का प्रोटॉन एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी क्या है, बहुत ज्यादा होता है। तो इस वजह से वो सबका प्रोटॉन निकाल लेगा, इसके लिए ऑलमोस्ट सबका सेम आ रहा है। बट ये क्या बोलते हैं, जो स्ट्रॉन्ग है वही मुझे प्रोटॉन ऐड करो बेटा, क्योंकि मेरा खुद का प्रोटॉन एक्सेप्टिंग कैपेसिटी क्या है, कम है। तो जो सामने वाला का स्ट्रॉन्ग होगा वही इसके अंदर ऐड कर पाएगा। अगर ये कंपैरेटिव टू इसके वीक है तो ये इतना अच्छे से इसमें ऐड नहीं कर पाएगा। तो स्टूडेंट इसका रीजन क्या है, द प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी of H2O is much more than एसिडिक एसिड से ये टेंडेंसी बहुत ही ज्यादा है, इस वजह से ये ऑर्डर हमको देखने को मिलता है। तो इससे ये क्लियरली पता चल गया कि ये वाला बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि वो एसिडिक एसिड के अंदर भी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करवा रहा है, ठीक है। बट इसमें ऑलमोस्ट सबकी एसिडिक स्ट्रेंथ की आ जाती है सेम। तो इसका मतलब सॉल्वेंट जो है वो सॉल्वेंट भी अलग अलग टाइप के होते हैं। सो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि ये सॉल्वेंट प्रोटॉन को इजीली एक्सेप्ट कर सकता है, ये थोड़ा वीकली एक्सेप्ट करेगा। तो इसके लिए हम लोग बेटा सॉल्वेंट्स को भी क्लासिफाई करते हैं। सो सॉल्वेंट्स आर देयरफॉर फर्दर क्लासिफाइड एज नंबर 1। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट्स। प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटोजेनिक? सर ये वर्ड तो आपने आज के लेक्चर में स्टार्टिंग में बताया था। प्रोटोजेनिक वो सॉल्वेंट्स होते हैं, बच्चों ध्यान से सुनना, प्रोटोजेनिक वो सॉल्वेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, H+ को क्या कर सकते हैं, डोनेट। तो सॉल्वेंट हैविंग टेंडेंसी टू प्रोड्यूस क्या, H+। मतलब H+ प्रोड्यूस करने की इनमें क्या होती है बच्चों, टेंडेंसी होती है। और एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले सकते हैं वाटर लिख सकते हैं, लिक्विड HCl ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो वो आएगा प्रोटोफिलिक, मतलब फिलिक मतलब लविंग। तो इनके अंदर प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है। सो सॉल्वेंट हैविंग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H+। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, वाटर ही है, ठीक है ना, वाटर है। इवन यू कैन गो फॉर लिक्विड अमोनिया, ये क्या करता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तीसरा अगर हम बात करें वाटर दोनों जगह पे आ रहा है बच्चों, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्फीप्रोटिक solvent। Amphiprotic solvents are those solvents which have the tendency of both. So solvents which are
बोथ बोथ क्या, प्रोटोजेनिक एंड प्रोटोफिलिक, प्रोटोजेनिक एंड प्रोटोफिलिक। जो प्रोटोजेनिक भी होते हैं और प्रोटोफिलिक भी होते हैं उनको क्या बोला जाता है, एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट। जैसे एग्जांपल के तौर पे बेस्ट एग्जांपल वुड बी वाटर ले सकते हैं, इवन अल्कोहल भी चलेगा बच्चों, ठीक ना, अल्कोहल है, अमोनिया है, अल्कोहल अमोनिया है, ये सब बेस्ट एग्जांपल है किसके, एम्फीप्रोटिक के एग्जांपल्स है ना। अगर हम बात करें फोर्थ एंड द लास्ट वन इज एप्रोटिक सॉल्वेंट। नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, इसमें प्रोटॉन लेने की और देने की दोनों में से कोई भी कैपेसिटी नहीं होती है, ठीक है। सो विच कैन सॉल्वेंट्स विच आर neither प्रोटोजेनिक, H प्लस प्रोड्यूस भी नहीं कर सकते, नॉर प्रोटोफिलिक, प्रोटोजेनिक भी नहीं है और प्रोटोफिलिक भी नहीं है, ऐसे सॉल्वेंट्स को क्या बोलते हैं, एप्रोटिक सॉल्वेंट। और इसका बेस्ट एग्जांपल आ जाएगा बेंजीन, CCl4, कार्बन डाइसल्फाइड एक्सेट्रा, ये सब किसके एग्जांपल्स हैं, एप्रोटिक सॉल्वेंट्स के। तो सॉल्वेंट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिपेंडिंग अपॉन वेदर इट कैन एक्सेप्ट और डोनेट प्रोटॉन, ठीक है, आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज, प्रोटोजेनिक, प्रोटोफिलिक, एम्फीप्रोटिक एंड अप्रोटिक सॉल्वेंट्स। तो टोटल 4 टाइप के हमने क्या पढ़ लिए, सॉल्वेंट्स पढ़ लिए ना। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये पूरा अपना ब्रॉन्स्टेड-लोरी थ्योरी कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग इसके लिमिटेशन डिस्कस करेंगे, तो आप एक बार इसका फोटो ले लो, लिमिटेशन नेक्स्ट बोर्ड पे ही डिस्कस करते हैं। तो इसका फोटो लो, फिर आगे बढ़ते हैं। Okay students, so let us discuss the last part of Bronsted-Lowry theory, finally finish again, that is limitations of Bronsted-Lowry theory. Now students, limitations बहुत आसान है, एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले लिमिटेशन नंबर 1 की, द प्रोटोनिक डेफिनेशन। ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटोनिक डेफिनेशन? प्रोटोनिक डेफिनेशन ये है कि बच्चों वो प्रोटॉन या तो एक्सेप्ट करेगा या फिर प्रोटॉन डोनेट करेगा, ठीक है ना। ये जो डेफिनेशन है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में एप्लीकेबल ही नहीं हो पा रही है। So the protonic definition cannot be used to explain the reaction occurring in non-protonic solvent. ऐसे solvent जिसमें प्रोटॉन है ही नहीं, जैसे COCl2 है, SO2 है, N2O4 है, इसमें प्रोटॉन है ही नहीं है। तो इसमें आप ये वाला डेफिनेशन को समझा ही नहीं पाओगे, और ये इसका क्या है, ड्रॉबैक है, कि इसमें कैसे वो H प्लस डोनेट हो रहा है, कैसे H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, फिर भी डोनेशन भी नहीं है, एक्सेप्टेंस भी नहीं है, फिर भी वो क्या है, एसिड और बेस रिएक्शन वो कैसे जनरेट कर पा रहे हैं। तो ये एक इसका ड्रॉबैक है। Number 2, it cannot explain the reaction between basic oxides. Like अगर हम लोग एग्जांपल है बेसिक ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड्स आर डैश इन नेचर, बेसिक इन नेचर। कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन अगर हम लोग बात करें SO3 के साथ, तो ये एसिड है और ये क्या है, बेस है। ये बेसिक ऑक्साइड और ये एसिडिक ऑक्साइड है, और इन दोनों के रिएक्शन से बनता है CaSO4। इसमें आपको कोई मीडियम की जरूरत ही नहीं है बेटा, सॉल्वेंट की जरूरत ही नहीं है, ये तो अपने आप ही रिएक्ट कर जाते हैं। तो ये जो रिएक्शन हो रही है इसमें सॉल्वेंट का तो कोई यूज ही नहीं है, तो फिर ये रिएक्शन कैसे हो रही है, तो इसको भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सो इट कैन नॉट एक्सप्लेन द रिएक्शन बिटवीन बेसिक ऑक्साइड लाइक CaO, PaO and acidic oxide like CO2, SO2 etc. which takes place even in the absence of what, solvent। solvent के absence में भी ये रिएक्शन हो रही है। अगर हम देखें तो यहाँ पे कोई प्रोटॉन डोनेशन या एक्सेप्टेंस नहीं हो रहा है, there is no transfer of तो प्रोटॉन का कोई ट्रांसफर ही नहीं हो रहा है, तो बेटा ये एक एसिड बेस रिएक्शन कैसे हो गई फिर? तो ये ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। थर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो एक्चुअल में लुईस थ्योरी में हम लोग पढ़ेंगे, थर्ड थ्योरी में, सब्सटेंसेस लाइक BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड एंड AlCl3 एक्सेट्रा डू नॉट हैव एनी हाइड्रोजन। इनके पास में हाइड्रोजन है ही नहीं, तो बेटा H+ डोनेट क्या करेंगे, फिर भी वो बेटा क्या है, एसिडिक है। BF3 और AlCl3 जब हम लोग ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है, तो वहां पे बेटा हम लोग इसको कैटलिस्ट के तौर पे यूज करेंगे। एनहाइड्रस AlCl3 को BF3 भी एक कैटलिस्ट के तौर पे यूज किया जा सकता है। तो ये जो है इनके पास में H+ तो है ही नहीं, हाइड्रोजन है ही नहीं, तो डोनेट क्या करेंगे? तो अगर ये हाइड्रोजन नहीं है इनके पास और डोनेट नहीं कर पाएंगे तो इनको एसिड नहीं होना चाहिए। बट आगे देखोगे, हेंस दे कैन नॉट गिव अ प्रोटॉन बट आर नोन टू बिहेव एज एसिड।
ये है क्या है बेटा, एसिड्स है। तो ये चीज को भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, कौन, ब्रोंस्टेड लॉरी थ्योरी। सो बेसिकली टोटल कितने लिमिटेशंस हमने पढ़े, 3 लिमिटेशंस है। पहला, द प्रोटोनिक डेफिनेशन कैन नॉट बी यूज्ड टू एक्सप्लेन द रिएक्शन अकरिंग इन नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट, जिसमें प्रोटॉन ही नहीं है सॉल्वेंट में, उसमें ये रिएक्शन को एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा है। दूसरा, अगर हम बेसिक ऑक्साइड और एसिडिक ऑक्साइड्स के रिएक्शन की बात करें तो उनके बीच में रिएक्शन कैसे हो रही है वो ये एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएगा। अगर मैं एक और रिएक्शन लिखूं, जैसे अगर मेरे पास CaO है, ये हम लोग मेटलर्जी में भी पढ़ते हैं, CO2 गिव्स व्हाट, CaCO3, तो ये रिएक्शन भी अपने आप होती है बेटा, इसमें कोई मीडियम या सॉल्वेंट की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद में BF3 है AlCl3 है, इनके पास तो H है ही नहीं, तो प्रोटॉन देंगे कैसे, तो ये एसिड होने भी नहीं चाहिए, बट आगे जाके हमको पता चला कि दे हैव एसिडिक नेचर, जो हम लोग लुईस थ्योरी में पढ़ेंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेस लेक्चर एंड द टुडेस थ्योरी, दैट इज ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। बहुत ही ज्यादा डिटेल में मैंने एक एक चीज समझाई है। हम लोगों ने सॉल्वेंट्स कितने टाइप है वो भी डिटेल में डिस्कस किया है। अगले लेक्चर में हम लोग थर्ड एंड द लास्ट थ्योरी, दैट इज द लुईस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस डिस्कस करेंगे, दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जनरली अगर हम लोग को एसिड बेस थ्योरी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं तो वो या तो ब्रोंस्टेड थ्योरी से आता है और या तो लुईस थ्योरी से आता है। तो 60% समझ लो लुईस थ्योरी से आएगा और 40% अगर आने के चांसेस है तो वो किससे आएगा, ब्रोंस्टेड थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस है। तो टुडेज लेक्चर वाज लिटिल लेंथी, बट मैंने पूरी मेहनत से आपको एक एक चीज को समझाया है। आई होप आप लोगों को भी लेक्चर में समझ में आया होगा। सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद अ डिटेल्ड डिस्कशन अबाउट व्हाट, लुईस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेस। और लुईस थ्योरी खत्म होने के बाद लेक्चर नंबर 6 में हम लोग MCQ डिस्कशन करेंगे, लेक्चर नंबर 1 से लगा के लेक्चर नंबर 5 तक। विल मीट इन द नेक्स्ट lecture. Till then, thank you students, take care.